हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी अकाउंटेंसी की जो यूनिट है, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। उसमें हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल के बारे में हमने देख लिया था। जो उसके एमसीक्यूज थे उसको हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, अब इसकी जो क्लासेस है आपकी ऑलरेडी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो ऑफर प्राइस है अभी वो 499 की है। इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके सीयूईटी के कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक और बीवूक। इसके अलावा जो एनसीईटी के कोर्सेज हैं जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड। ठीक है, तो ये सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद क्लास नोट्स मिल जाएंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में और प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जाके रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्लास को सेलेक्ट करना होगा, पेमेंट करके आपको ये बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, एडमिशन ऐसे आप समझ लो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये आपके टॉपिक है। सबसे पहला, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला क्वेश्चन है कि ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अब बोला जा रहा है कि जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर मींस जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके कैपिटल अकाउंट को हम किस किस चीज से क्रेडिट करते हैं, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। तो पहला आपका दिया है शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कि रिमेनिंग पार्टनर जो अभी भी पार्टनर, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, बी रिटायर हो गया या फिर बी की डेथ हो गई, और बाकी जो ए बी है हमारे अभी कंटिन्यू करेंगे, वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो उनकी जो शेयर ऑफ गुडविल है वो क्रेडिट करेंगे, या फिर जो फर्म की गुडविल है दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल को क्रेडिट करेंगे। हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, वो जो रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर है उसकी शेयर ऑफ गुडविल को उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम राइटिंग ऑफ गुडविल, या फिर गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद जो हमें प्रॉफिट होगी उसे हम उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो याद करो, जब भी हम ये अकाउंट बनाते थे, जब भी ये रिटायरमेंट या फिर डेथ होती थी किसी पार्टनर की, तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो इस केस में यहाँ जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि यहाँ गुडविल की बात की जा रही है, तो कौन सी गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, जितनी उसकी शेयर होगी गुडविल में। फर्म की पूरी गुडविल तो क्रेडिट नहीं होगी, रिमेनिंग पार्टनर की भी गुडविल क्रेडिट नहीं होगी। किसकी गुडविल क्रेडिट होगी, जो डिसीज पार्टनर है या फिर रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो जितनी शेयर है गुडविल में, वो क्या होगी, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, और उसमें एंट्री हमने देखा था गेनिंग पार्टनर अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। अब ये क्या होता है, गेनिंग पार्टनर मींस जितना आप देखो, जो ये रिकंस्टिट्यूशन हो रही है एक पार्टनरशिप फर्म की, इसमें क्या होता है, कोई पार्टनर्स अपने शेयर्स को सैक्रिफाइस करते हैं, कोई गेन करते हैं। अब किसी की यहाँ डेथ हो जाएगी या फिर रिटायरमेंट हो जाएगी किसी पार्टनर की, तो मान लो 40,000 की प्रॉफिट, नहीं 40,000 नहीं, 36,000 की प्रॉफिट मान लो पहले 3 पार्टनर्स में शेयर होती थी। अब एक पार्टनर रिटायर कर गया या फिर डेथ उसकी हो गई, तो अब जो 36,000 की प्रॉफिट है वो 2 लोगों में शेयर होगी, मतलब जो उसकी प्रॉफिट में शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए जो गेनिंग पार्टनर है उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिन्होंने अपने शेयर्स को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, उन्हें कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुडविल के फॉर्म में उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से अमाउंट से क्रेडिट होगा उनका कैपिटल अकाउंट, हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अकाउंट इज प्रिपेयर। अब पूछा जा रहा है कि जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो आप कौन कौन सा अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल ऑफ दीज, या फिर बैलेंस शीट। तो कौन सी अकाउंट आप बनाते हो? ठीक है, तो अभी जो आपने पढ़ा था उसमें तो हम सबसे पहले क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फिर हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। तो ये दोनों ही आंसर्स आपके होंगे, तो आप ऐसे इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे, या फिर क्वेश्चन स्किप कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं और हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, कि उसके बाद जो हमारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन क्यों होती है, कि मान लो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट होगी, जिस कॉस्ट पे हमने उसे परचेज किया था, और उसकी जो अभी मार्केट प्राइस है उसमें हो सकते हैं चेंजेस आ गए हों। तो इन सारी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में जो एसेट और लाइबिलिटीज और जो कैपिटल की पोजिशन होती है उसे शो करने के लिए हम बनाते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है। तो पहला है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड। अब बोला जा रहा है कि जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड। अब बोला जा रहा है कि जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, उसकी जब क्या होती है, उसे जब हम राइट ऑफ करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं आपकी, वो ऑलरेडी उसकी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है। तो उसे खत्म करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ता है, ना कि डेबिट करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब बोला जा रहा है कि कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। और जो लाइबिलिटी है, जो इनकर हो रही है लाइबिलिटी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो और क्रेडिट होगी। तो आप क्या एंट्री पास करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। तो ये भी सही। नेक्स्ट है, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड। अब बोला जा रहा है कि जो जब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, उस टाइम भी क्या होता है कि हमारी जो लाइबिलिटी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो क्या होता है, लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, उसकी अमाउंट जब, अब ये भी आपका सही है, जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है मतलब एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, उसकी वैल्यू और इंक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। वही ठीक उसी तरह जब लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, उसकी अमाउंट जब इंक्रीज होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। इसे हम डेबिट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इफ द फर्म हैज एग्रीड टू सेटल द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स अकाउंट बाय पेइंग हिम अ लंप सम अमाउंट। अब फर्म ने डिसाइड किया कि कोई रिटायरिंग पार्टनर या फिर जो डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, तो जो अमाउंट उसे हमें पे करना है, ठीक है, तो उसे हम लंप सम में करेंगे, एक ही बार करेंगे। देन द अमाउंट पेड टू हिम इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। उसके बाद क्या हुआ कि जितना अमाउंट उसे पे हुआ, मतलब रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को, वो ज्यादा था, किस अमाउंट से, जितना अमाउंट हमें उसे पे करना था उससे ज्यादा हमने उसे पे किया है। बेस्ड ऑन द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस
एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेट्रा। अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जितना अमाउंट ड्यू था कि हमें उन्हें पे करना है, उससे ज्यादा हमने क्या किया है, उन्हें पे किया है, तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज ही शेयर ऑफ गुडविल। उसे हम उसके शेयर ऑफ गुडविल, जो बाकी का अमाउंट है, उसे हम मानते हैं कि वो रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल है। तो इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? दिस गुडविल कैन बी रेफर्ड टू एज, ये जो गुडविल है जिसे हमने डायरेक्टली नहीं दिखाया, ये जो डिफरेंस आया, इससे हम मानते हैं कि हमने क्या किया, उसकी गुडविल की शेयर हमने पे की है। तो इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं, या फिर कंबाइंड गुडविल बोलते हैं। तो आप याद करो कि हम ये रिकंस्टिट्यूशन में एक टर्म पढ़ रहे थे, स्पेशली एडमिशन के टाइम, तो वो जो डिफरेंस आती थी, जितना अमाउंट ड्यू था और जितना हम उसे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा कैपिटल के अमाउंट, कैपिटल के जितनी उसकी कंबाइंड कैपिटल थी और एक्चुअल कैपिटल के बीच जो डिफरेंस आती थी, इसे हम क्या बोलते थे? हिडन गुडविल बोलते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब अभिषेक, रजत और विवेक 3 पार्टनर्स थे। वो कौन सी रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे थे? 5:3:2 के रेशियो में। ये उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। इफ विवेक रिटायर्स, अब विवेक जो है वो क्या कर जाता है? ये रिटायर कर जाता है, ये रिटायर हो जाता है फर्म से। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रजत एंड अभिषेक विल बी। अब ये जो बाकी के पार्टनर जो बच गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर हैं, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 3:2, 5:3, 5:2 या फिर 3:5। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर क्वेश्चन में कितने शेयर्स कितने पार्टनर ने एक्वायर किए हैं उस रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर से, इन सारी चीजों के बारे में, जो रिटायर या सैक्रिफाइस गेन या सैक्रिफाइस के बारे में कुछ ना दिया गया हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, कितने कितने किस पार्टनर ने शेयर एक्वायर करे हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही हो जाती है जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। मतलब जब पहले जिस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते थे, वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है आफ्टर रिटायरमेंट, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। तो वो पुरानी रेशियो क्या थी? किस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे थे? 5:3 के रेशियो में। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी आपकी? 5:3। अब ये तभी होगा जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब ये जो सैक्रिफाइस या गेन या फिर कितने किस पार्टनर ने कितनी शेयर एक्वायर करी है, ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में ना दी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वही उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अब चमन, रमन और सुमन 3 पार्टनर्स थे। वो कौन सी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे? 5:3:2 के रेशियो में। अब रमन रिटायर्स, अब रमन जो है वो रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, वो रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। अब बाकी बचा कौन? चमन और सुमन। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन चमन एंड सुमन विल बी 1:1। अब बोला जा रहा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चमन और सुमन का, वो कितना होगा? 1:1। तो द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। अब जो फर्म की गुडविल वैल्यूएशन की गई, जो वैल्यू आई, वो कितने की आई आपकी? 1 लाख। रमन शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड। अब ये जो रमन है रिटायरिंग पार्टनर, इसकी जो गुडविल की शेयर है, इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना होगा। हम क्या करते हैं? उसे कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी शेयर ऑफ गुडविल पे करते हैं और एंट्री हम पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या है? रमन अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे कंपनसेट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, उसकी शेयर ऑफ गुडविल को क्रेडिट करेंगे। वहीं चमन और सुमन उन्हें कंपनसेट करेंगे, तो उनकी कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगी। तो पहले गुडविल की वैल्यूएशन मतलब जो हमने करी, इसके एडजस्टमेंट करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब चमन की क्या है? चमन और सुमन है ना, अब ये इक्वली प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे,
तो 1/2 चमन का देख लेते हैं। 1/2 माइनस क्या थे उसके 5/10, दैट मीन्स 10, 5 माइनस 5, ये 0। मतलब ये ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सुम, ठीक है। 1/2 माइनस 2/10 ना, यस 2 थी ना, हाँ 2, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 10, ठीक है। 5 माइनस 2, 3/10। तो गेन कौन कर रहा है? गेन यहाँ बस सुमन कर रहा है, और जो चमन है वो ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये जो पार्टनर है रमन, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उन्हें कंपनसेट कौन करेगा? सुमन कंपनसेट करेगा। तो किसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? अब देखो इसकी शेयर कितनी हो जाएगी। अब इसकी जो शेयर है 3/10, और पूरे फर्म की जो गुडविल थी वो कितने की थी? 1 लाख की थी, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 30,000, ठीक है। तो 30,000 से ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये जो रमन है उसे कंपनसेट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय डेबिटिंग रमन्स कैपिटल अकाउंट विथ 30,000, by debiting Chaman's capital account and Suman's capital account with 21,429 and 857 respectively। ये दोनों तो नहीं होना है। Next, by debiting Chaman's capital account and Suman's capital account with 15,000 each, ऐसा भी नहीं होना है, ये भी गलत है। By debiting only Suman's capital account with rupees 30,000। तो अभी हमने देखा कि गेन कौन कर रहा है? बस सुमन कर रहा है। तो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दैट मीन्स सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 30,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बाय डेबिटिंग ओनली सुमन्स कैपिटल अकाउंट विथ 30,000, क्योंकि वही यहाँ गेन कर रहा है। चमन ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:4:2। अब ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी कितने की थी? 3:4:2। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब बी को रिटायर होना है फर्म से। द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑन दैट डे वॉज 36,000। उसमें जब क्या हुआ? बी ने डिसाइड किया कि अब क्या होगा, वो मतलब फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो उस डेट पे हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन से जो हमें प्रॉफिट मिल रही है वो कितने की आई है? 36,000 की। अब न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3। अब जो न्यू रेशियो दी गई है रिमेनिंग पार्टनर की वो कितनी गिवन है? 5:3। अब बोला जा रहा है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब ये जो प्रॉफिट मिली है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से, इसे आप कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो हमेशा याद रखना कि जो आपको प्रॉफिट मिल रही है रिवैल्यूएशन से या लॉसेस हो रही है, इसे आप क्या करोगे? इसे आप क्या करोगे? हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो सारे पार्टनर्स के बीच। सारे पार्टनर्स के बीच क्या करोगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां आपके सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो का केस नहीं आता है। यहां सारी चीजें आप कौन सी रेशियो में करोगे? यहां सारी चीजें आप करोगे ओल्ड रेशियो में, जब प्रॉफिट की बात आ रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो प्रॉफिट आई है आपकी 36,000 की, ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में आप इस प्रॉफिट को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वहीं गुडविल वगैरह अगर रहती तो आपके उसके एडजस्टमेंट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ प्रॉफिट है आपकी रिवैल्यूएशन से, इसे हमेशा आप सारे पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 36 यहाँ ही कर लेते हैं। ए का कितना शेयर होगा? 36,000 इंटू 347, 3/9, दैट मीन्स 4,000। तो ए की शेयर आपकी 12,000 आ गई, बी का 36,000 इंटू 4/9, 16,000, और सी का क्या आ जाएगा आपका? 2/9 इंटू 36,000, दैट मीन्स 8,000।
ठीक है, तो ए की शेयर आपकी 12,000 हो जाएगी, बी की शेयर 16,000 और सी की शेयर जो है वो आपकी 8,000 हो जाएगी। तो 12,000, 16,000 और 8,000, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, वो कौन सी रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे थे? 2:2:1 के रेशियो में। बी रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, अब ये बी जो है वो छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप फर्म को, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स की, दैट इज ए एंड सी की, वो कितनी होगी? 3:1। आपको क्या करना है? द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी, आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, किसकी? ए और सी की। तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू होगी आपकी 3/4 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 2/5। ठीक है, तो 20, 4, 5, 15, 4, 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7/20 और बी का आ जाएगा आपका कितना? 3, 1/4 माइनस, सॉरी सी का ना 1/4 माइनस 1/5, दैट मीन्स 20, 1/20। ठीक है, तो आपकी जो गेनिंग रेशियो आ जाएगी कितने की आएगी? 7:1 की, 7:1 की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज। अब ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जब भी रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की, तो उस टाइम उस अनरिकॉर्डेड एसेट की हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे हम रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसे डेबिट कर देते हैं। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, या फिर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो कभी भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अराइज होती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के टाइम, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसकी हम एंट्री करते हैं। अब एसेट की क्या होती है? आपकी डेबिट बैलेंस होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो उतने अमाउंट से फिर से आपको क्या करना होगा? एसेट को इंक्रीज करना होगा, उसे डेबिट करना होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मींस आप इसे क्या करोगे? जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, दैट मींस आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कहां जाके? क्रेडिट साइड आप क्या एंट्री करोगे? क्या लेजर पोस्टिंग करोगे? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। तो क्या हो जाएगा? इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब मधु, नेहा और टीना तीन पार्टनर्स थे और वो कौन सी रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे थे? 5:3:2 के रेशियो में। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ मधु रिटायर्स। अब बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है जब क्या हो रही है? मधु रिटायर करिए, मतलब मधु ये छोड़ के जा रही है फर्म को। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर क्वेश्चन में आपकी कोई भी चीज मेंशन ना हो कि कितना किस पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया है, कितना उन्होंने गेन किया है, क्या सैक्रिफाइस किया है, तो जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनकी क्या बन जाती है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है।
तो नेहा और टीना की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगी जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ साइलेंट है। यहाँ किस पार्टनर ने कितना शेयर एक्वायर किया है रिटायरमेंट के बाद, ये सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपकी साइलेंट है। तो इस केस में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज 3:2। नेक्स्ट देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड इन डैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बोला जा रहा है कि जब रिटायरमेंट होती है एक पार्टनर की तो गुडविल का जो अमाउंट है वो कौन सी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ऑल ऑफ दीज, या फिर गेनिंग पार्टनर। तो गुडविल जब भी रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की तो आप किसके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट क्रेडिट करते हो? रिटायरिंग पार्टनर के, क्योंकि उससे क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है वो उन्हें कंपनसेट करते हैं। तो एंट्री आप पास करते हो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो गुडविल के अमाउंट से, उन्हें कंपनसेट करते हो। तो गुडविल का अमाउंट कहां क्रेडिट होगा? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एज। अब बोला जा रहा है कि जो अमाउंट मेंशन इन बैलेंस शीट विच इज ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, उससे आपको क्या करना होगा? जो पैसे पे करने होंगे, जो एडजस्टमेंट के बाद कुछ अमाउंट सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट ड्यू रह जाते हैं जो कि आपको उसे पे करना है। तो ये जो ड्यू अमाउंट है, ये जो बचा हुआ अमाउंट है, आप उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हो? कैपिटल के फॉर्म में, लीगेसीज के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, या फिर विल के फॉर्म में। तो ये जो अमाउंट ड्यू रह जाता है जो कि आपको रिटायरिंग पार्टनर को अभी तक आपने पे नहीं किया है लेकिन आपको उसे फ्यूचर में पे करना है, तो उसे आप एज अ लोन दिखाते हो अपने बैलेंस शीट में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द वेरियस मैटर्स दैट नीड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अब बोला जा रहा है कि जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है तो कौन कौन सी चीजों की एडजस्टमेंट करनी होती है हमें। पहला है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है बी एंड सी, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू फर्म एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और चौथा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पॉलिसी ओनली, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पॉलिसी ओनली। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप। After the death of an existing partner, share of remaining partners will be। अब बोला जा रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी शेयर पे क्या इफेक्ट होगा इसका, वो चीज इस रिमेनिंग पार्टनर के शेयर को कैसे अफेक्ट करेगी। इट विल रिमेन सेम, मतलब जो उनकी शेयर्स है रिमेनिंग पार्टनर की वो सेम रहेगी। ऑल ऑफ दिस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ए, बी, सी। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे और ये मान लो प्रॉफिट हुई थी एक 30,000 की। तो ये प्रॉफिट पहले क्या होती थी, इन तीनों में मान लो 1:1 के रेशियो में शेयर होती थी। ठीक है, 1:1 रेशियो में 1:2, तो इक्वली बांटते थे सब। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 10,000 10,000 10,000 तीनों पार्टनर की शेयर हो गई। अब मान लो कि सी की डेथ हो गई, सी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अरे सी की क्या हो गई? डेथ हो गई आपकी। ए, बी और सी, पहले जो शेयर थी प्रॉफिट की तीनों इक्वली शेयर करते थे। ठीक है, अब मानो सी की जो है अब डेथ हो जाती है ना, सी की डेथ हो जाती है किसी रीजन की वजह से। अब बाकी कौन रह गए? 1:2 ए और बी। ठीक है, अब मानो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनकी कितनी है? 1:1। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो थी और न्यू रेशियो आपकी 1:1 है। अभी भी 30,000 की प्रॉफिट हुई, 30,000 की प्रॉफिट अभी भी हुई। तो अब ये प्रॉफिट जो है ए और बी के बीच कौन सी रेशियो में शेयर होगी? 1:1 के रेशियो में। मतलब
इक्वली अभी भी शेयर करेंगे। तो इसे हम 1/2 अगर करें तो 15,000 एक पार्टनर का शेयर आ रहा है। तो पहले तो आपकी 10,000 थी एक पार्टनर की शेयर, लेकिन अब क्या हो जा रही है, 15,000 हो रही है इस केस में। मतलब कि इनकी जो शेयर है वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। खुद सोचो ना, पहले मान लो आप 3 भाई थे, ठीक है, तो पापा जो चॉकलेट लाते थे, पहले आप 3 ब्रदर्स आपस में शेयर करते थे, ठीक है। अब मान लो आपके जो बड़े भाई थे वो हॉस्टल चले गए, वो कॉलेज चले गए, तो अब जो ये चॉकलेट है 2 लोगों में शेयर होगी, तो आपको शेयर ज्यादा मिलेगी, पहले कम मिलती होगी क्योंकि वो 3 लोगों में शेयर हो रही है। अब 2 लोगों में शेयर हो रही है तो आपको जो चीजें हैं, वो चॉकलेट है, वो ज्यादा मिलेगी। तो ठीक इसी तरह जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो शेयर है प्रॉफिट में वो इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट के टाइम अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहला है क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। या फिर नेक्स्ट है आपका क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो हमने देखा था कि जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होती थी, चाहे एसेट्स की वैल्यू हो या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू हो, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। हम जानते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटी होती है उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, वो जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें उतने अमाउंट से फिर से उसे क्रेडिट करना होगा। अब इसके लिए जो हम एंट्री पास करते थे वो क्या एंट्री पास होती थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हुई है हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू, जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे इसकी तो क्या करते थे, वैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू लाइबिलिटीज अकाउंट, दैट मींस इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डिडक्शंस इफ एनी मे हैव टू बी मेड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। अब जो रिटायरिंग पार्टनर की जो अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है या फिर जो अमाउंट उन्हें पे करना है, उसमें से क्या क्या डिडक्शंस करने होते हैं अगर कोई ऐसी आइटम अराइज हो रही है या फिर कोई ऐसी चीजें हैं, तो किस किस चीज की डिडक्शंस आपको उसके अकाउंट से करना होता है। पहला है हीज शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और उससे हमें प्रॉफिट ना मिलके क्या मिली है, लॉस हुई है, तो उसकी शेयर। नेक्स्ट है हीज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मान लो कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस थी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो उसमें उसकी जो शेयर है उससे हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ही शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, या फिर फर्म को क्या हुई है, लॉस हुई है, तो जब तक उसकी डेथ या रिटायरमेंट जिस डेट को हुई है उससे पहले की जो सारी लॉसेस थी उसमें जो उसकी शेयर है उसे हम डिडक्ट करेंगे। तो ये सारी ही चीजें, चाहे वो रीवैल्यूएशन वाली लॉस हो या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस हो या फिर जिस डेट को उसकी रिटायरमेंट या डेथ हो रही है उससे पहले की जो लॉसेस है, इस सारी लॉसेस से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये सारे ही अमाउंट हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो अराइजेस प्राइमरीली व्हेन द डैश ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज स्पेसिफाइड। अब बोला जा रहा है कि कब हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका क्या दिया रहता है, क्या इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई रहती है जिसकी वजह से हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। तो जब भी आपको गेनिंग रेशियो दी गई रहती है क्वेश्चन में और क्या दी रहती, सॉरी, जब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई रहती है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई रहती है, तब उस केस में क्या करना होता है, आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है आपकी, ओल्ड रेशियो, सॉरी,
गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब मैटर क्या करता है, न्यू रेशियो। अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, न्यू रेशियो मान लो गिवन नहीं था, ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में कि कितना किस पार्टनर ने एक्वायर किया है शेयर को, तो उस केस में जो उसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर की, वही उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाएगी और गेनिंग रेशियो भी बन जाएगी। तो इस केस में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगी जब क्वेश्चन में कोई भी चीजें स्पेसिफाइड नहीं है, जब क्वेश्चन साइलेंट है। लेकिन जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई रहती है, तब आपको क्या करना रहता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे कौन से फॉर्मूले से, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये तभी अराइज होगी जब आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब जब रिटायरमेंट होती है एक पार्टनर की, तो उस टाइम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे आप उसे रिकॉर्ड करते हो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ ही शेयर। नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ ही शेयर ऑफ गुडविल, या लास्ट ऑप्शन है आपका गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जब भी रिटायरमेंट, एडमिशन, ठीक है, या फिर कोई रिकंस्टिट्यूशन की बात करें, या स्पेसिफिकली यहाँ हम रिटायरमेंट या डेथ की बात करें, तो गुडविल की हम एडजस्टमेंट करते हैं। जो हमारे रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर है, उनके शेयर ऑफ गुडविल को देने के लिए, उन्हें कंपनसेट करने के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं। पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम उन रेस्पेक्टिव जो सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके शेयर ऑफ गुडविल को निकालते हैं, ताकि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर हैं उन्हें हम क्या कर पाए, कंपनसेट कर पाए। और इसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो गेनिंग रेशियो जो हम निकालते हैं उसके बेसिस पे हम शेयर्स निकालते हैं। तो जो आपके गेनिंग पार्टनर हैं वो आपके रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मींस ये गेनिंग रेशियो में होगी, टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी उनकी शेयर ऑफ गुडविल होगी उतने अमाउंट से हम उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और वही गेनिंग रेशियो निकाल के जितनी शेयर आई है उससे हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आपके, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। जो सेक्शन 37 है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो एप्लीकेबल है, वो क्या स्टेट करती है, वो बोलती है कि द आउटगोइंग पार्टनर विच हैज एन ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट either interest at the rate of -% till the death of the payment, till the date of the payment, or such share of profit which has been earned with his or her money। अब जो सेक्शन 37 है आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, वो बोलती है कि जो अमाउंट ड्यू है, जो हमें अभी रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है या फिर डिसीज पार्टनर को, तो उसके पास ऑप्शन है कि जितना अमाउंट ड्यू है उस पे वो एक रेट स्पेसिफाइड है, दैट इज 6% पर एनम के रेट पे या तो वो इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर जितना अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया था फर्म से और उससे फर्म को जितनी प्रॉफिट हुई है उसमें वो जितनी उसकी शेयर है वो ले सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। तो ये जो इंटरेस्ट है, जो ड्यू अमाउंट है, उस पे कितनी इंटरेस्ट उसे मिलेगी, 6% पर एनम, 18% पर एनम, 12% पर एनम, या फिर 12.5% पर एनम। तो कितनी की इंटरेस्ट मिल सकती है उसे, 6.6% पर एनम। तो ये दोनों ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं कि या तो वो इंटरेस्ट ले ले एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, या फिर जितना अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया है, जितना अमाउंट उसने लगाया था फर्म में, ठीक है,
उससे जितनी फर्म ने कैपिटल कमाई, सॉरी जितनी फर्म ने प्रॉफिट कमाई है उसमें उसे शेयर मिल सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:2:1। अब तीन पार्टनर्स थे, राजेंद्र, सतीश और तेजपाल। उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी कितनी थी? 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। अब सतीश की रिटायरमेंट हो जा रही है, उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, वो किसके बीच? राजेंद्र और तेजपाल के बीच। वो कितनी है? 3:2। आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर्स बाकी है? राजेंद्र। ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं। आपकी न्यू रेशियो उसकी है कितनी? 3/5 माइनस 2/5, दैट मीन्स 1/5। और कौन है? राजेंद्र का तो हमने कर लिया, तेजपाल। 2/5 माइनस 1/5, दैट मीन्स 1/5। तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी आपकी? 1:1, 1:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ये एडमिशन के क्वेश्चंस हैं आपके। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अब जब एडमिशन हो रही है एक पार्टनर की, मतलब नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, उस टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जो बैलेंस है उसे हम किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? ऑल द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है ओल्ड पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे लेकिन कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया गया रहता है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम, तो उसे हम क्या करते हैं, सॉरी एडमिशन के टाइम, तो उससे उस अमाउंट को हम किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, क्योंकि नया पार्टनर बाद में आया है, नया पार्टनर अपने कैपिटल और कुछ गुडविल लेके हमारी फर्म में आया है। ठीक है, अभी वो एडमिट हो रहा है हमारे फर्म में। ठीक है, एक नया पार्टनर बाहर से हमारी फर्म में, हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होगी? ट्रांसफर होगी। और कौन सी रेशियो में होगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। वन इज लेवल एज असर्शन, पहला असर्शन है आपका ए, एंड द अदर वन इज लेवल एज रीजन, दैट इज आर। असर्शन क्या बोल रहा है? देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर। अब बोला जा रहा है कि जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती है, तब जब वो नया पार्टनर क्या कर रहा है? बाकी जो पार्टनर पहले से काम कर रहे थे, चला रहे थे फर्म से, उनसे शेयर्स एक्वायर कर रहा है तब। तो ये बिल्कुल सही है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। रीजन क्या बोल रहा है? कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनर फॉर अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी reduced। अब बोला जा रहा है कि जब 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 कोई नया पार्टनर हमारे, एक मिनट रुक जाए,
रीजन क्या बोल रहा है कि जब एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, एडमिट हो रहा है, तो वो कुछ शेयर्स के लिए आता है, जो शेयर्स वो रिमेनिंग पार्टनर से लेता है। तो जो वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जितनी शेयर उन्होंने एक्वायर करी है न्यू पार्टनर ने, या फिर नया पार्टनर जितनी शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, उतने अमाउंट से, उतने शेयर से जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो शेयर है वो रेड्यूस हो जाती है। तो ये भी सही है। अब देखो ऑप्शंस क्या है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इस ऑप्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. तीसरा है assertion is true but reason is false, और चौथा है assertion is false but reason is true. हमने क्या देखा, assertion भी सही है, reason भी सही। अब assertion में बोला जा रहा है कि जब एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का, तो इससे पुराने पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, इसका पता हमें रीजन से चल रहा है कि जितना शेयर वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से क्या करता है, एक्वायर करता है, उतने अमाउंट से जो पुराने पार्टनर की शेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स इसका रीजन हमें पता चल रहा है और ये सही है भी। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब एक नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट है, उसे हम किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऑल द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन से पार्टनर के अकाउंट में जाएगी, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये रिपीट क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। अब बोला जा रहा है कि जब एक नए पार्टनर की क्या आ रही है, जब एक नए रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो आपके बैलेंस शीट में मान लो गुडविल अपीयर कर रही है, तो उसे हम पार्टनर्स के बीच, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर गेनिंग रेशियो में। तो हमेशा याद रखना कि हम ये नए गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं जो न्यू पार्टनर ला रहा है, ये हम पुराने गुडविल की बात कर रहे हैं जो एडमिशन के टाइम हमारे गुडविल के एसेट साइड में अपीयर कर रही है, एसेट साइड दिख रही है। तो इसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं पुराने पार्टनर्स के बीच। और कौन सी रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो सेम वही वाले हैं सारे, इसमें कोई इश्यू है। नेक्स्ट देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। अब बोला जा रहा है कि जब एडमिशन हो रही है किसी नए पार्टनर की, वो हमारे फर्म में आ रहा है, तो अगर आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व की बैलेंस दी गई हो, तो उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, सिर्फ न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, या फिर गेनिंग पार्टनर के। तो हमेशा याद रखना कि अगर जनरल रिजर्व आपको गिवन है
एडमिशन के टाइम अगर आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर हो रही है तो इसे हम राइट ऑफ करते हैं, और इसकी जो अमाउंट है ये हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, न्यू पार्टनर के भी कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेयर किसका, अभी तक कौन काम कर रहे थे, जो बाकी के पार्टनर है। नया वाला तो अभी आ रहा है ना, बाकी के पार्टनर जो पहले से काम कर रहे थे उनकी कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्या करते हैं, इसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर। अब बोला जा रहा है कि जो अमाउंट हम पे करते हैं, जो अमाउंट हम पे करते हैं किसे, जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, उसे तो ये हम कैसे, इसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर। तो बोला जा रहा है कि जो अमाउंट हमें पे करना होता है गुडविल की एडजस्टमेंट करने के बाद, जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की शेयर है उसे हम पे करते हैं। तो जो एंट्री पास करते हैं उसमें हम कौन सी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसे करते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है। और ये कौन सी रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, या फिर कैपिटल रेशियो में। तो हमने देखा था कौन सी रेशियो में करते हैं, गेनिंग रेशियो में करते हैं। जो एंट्री पास होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल का अमाउंट, ये जो गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं, ये हम गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ऑन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अब बोला जा रहा है कि जब रिटायरमेंट होगी तो जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, हम उसे किस किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, हीज और हर कैपिटल बैलेंस, ये भी होगा, हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल, ये भी होना है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ये तो नहीं जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, हीज और हर शेयर ऑफ रिजर्व, ये भी जाएगा, और हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल, हीज और हर शेयर ऑफ ड्राइंग्स तो डेबिट होगी ना, क्रेडिट कहां से हो गई, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका, ए, बी और डी। Choose the correct answer from the options given below. A, B and C only, A, B and D only, B, C and D only, more than one of the above या none of the above। तो क्या जाएगा उसका कैपिटल बैलेंस, ठीक है। और नेक्स्ट उसका क्या जाएगा, जो गुडविल का शेयर है उसका वो जाएगा, और जो रिजर्व में उसकी शेयर है तो क्या हो जाएगी, A, B and D only। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल बी। जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है तो उस टाइम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए, है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि एसेट की हमारी डेबिट बैलेंस होती है, उसका अमाउंट हमें क्या करना है, एसेट अकाउंट हमें उतने अमाउंट से इंक्रीज करना होगा, मतलब उसे और डेबिट करना होगा, और उसे हम डेबिट करके किसे क्या क्रेडिट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। और जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, बाय एसेट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी आपकी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अब जब रिटायरमेंट हो रहा है एक पार्टनर का, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो कैपिटल अकाउंट है वो किस किस चीज से क्रेडिट होगी, हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ
उसकी शेयर ऑफ गुडविल, या फिर पूरे फर्म की गुडविल से, या फिर रिमेनिंग पार्टनर की जितनी शेयर है गुडविल में उससे, या फिर हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर दोनों है। तो उसकी अमाउंट, उसकी कैपिटल अकाउंट हम किससे क्रेडिट करेंगे? जितनी उसकी शेयर है गुडविल में बस उतने अमाउंट से क्या करेंगे? हम उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके और हैं उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन कैन बी अ पार्टनर बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप? कब एक नए पार्टनर को हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं? कब एक नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है? पहला है विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, बस एक पार्टनर की कंसेंट काफी है। अगर 4 पार्टनर काम कर रहे हैं तो एक पार्टनर कंसेंट दे रहा है कि हाँ उसे हम एडमिट कर सकते हैं तब। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, जितने पार्टनर्स प्रेजेंट है मेजोरिटी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एक नए पार्टनर को हमें एडमिट करना होता है अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कंसेंट हमें चाहिए होती है। सारे पार्टनर्स की कंसेंट, एक मिनट, सारी पार्टनर्स की कंसेंट हमें चाहिए होती है। ठीक है, बस 2/3 या फिर एक पार्टनर से काम नहीं चलता है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब एक नए पार्टनर की एडमिशन होती है, जब एक नया पार्टनर हमारी बिजनेस में आता है, हमारी फर्म में आता है, तो तब क्या होगी? द ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, जो ओल्ड फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब बिजनेस खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। नेक्स्ट बोला जा रहा है द ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, क्या ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है? या फिर बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, मतलब पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है और फर्म भी बंद हो जाती है, मतलब बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट है कि नाइदर द पार्टनरशिप नॉट द फर्म इज डिसॉल्व, ना ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ना ही फर्म डिसॉल्व होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि हमने रिकंस्टिट्यूशन पढ़ा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें कुछ केसेस थे, जैसे आपका सबसे पहला आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फिर आता है डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में हमारी बिजनेस खत्म नहीं होती है, हमारा फर्म डिसॉल्व नहीं होता है, बस जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है, जो एग्रीमेंट खत्म होती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? नए टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे, नए पार्टनरशिप टर्म्स एग्रीमेंट के बेसिस पे हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं। जबकि हमारी बिजनेस बंद नहीं होती है, वो चलता ही रहता है। लेकिन जब डिसोल्यूशन होता है एक पार्टनरशिप फर्म का, तो उस केस में क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म पूरी की पूरी बंद हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन यहां बस पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, on death of a partner, the remaining partners who have gained due to change in profit sharing ratio
शुड कंपनसेट द। अब किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो जिन्हें फायदा हुआ है उस पार्टनर की डेथ से, मतलब उसकी शेयर अब ज्यादा हो गई, मैंने प्रॉफिट वाला बताया था ना, तो वो क्या करेंगे, वो इस प्रॉफिट शेयरिंग जो चेंज हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, उससे उन्हें गेन हो रहा है, तो वो पार्टनर क्या करेंगे, वो किन्हें कंपनसेट करेंगे, डिसीज पार्टनर ओनली, बस डिसीज पार्टनर को। रिमेनिंग पार्टनर ओनली हु हैव सैक्रिफाइस, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज डिसीज पार्टनर, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपने शेयर को, और डिसीज पार्टनर को भी, या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस पार्टनर को भी सैक्रिफाइस करेगा, और प्लस जो डिसीज पार्टनर है उस पार्टनर को भी कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर, और जो डिसीज पार्टनर है उसे भी करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज द डिसीज पार्टनर्स। नेक्स्ट देखो, विच अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड डिसीज पार्टनर्स एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं जो डिसीज पार्टनर की एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। हाँ, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 को 32 की जो सेक्शन 37 है, वो क्या बोलती है कि द एग्जीक्यूटर वुड बी एंटाइटल्ड टू देयर चॉइस टू द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था डिस्कस, 6% वाला, है ना। नेक्स्ट देखो, ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ए की डेथ हो गई है, ठीक है। द गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन द बैलेंस शीट एट 24,000। अब ये जो गुडविल है, जब डेथ हुई है उस पार्टनर की, तो ऑलरेडी जो हमारी मतलब गुडविल की वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करने से पहले हमारे बैलेंस शीट में पहले से गुडविल की जो अमाउंट है वो शो हो रही है एसेट साइड, वो कितने की है, 24,000 की। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। अब कैसे आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर बाय डेबिटिंग इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं बस उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, या नन ऑफ दी। तो आप कैसे करोगे, ये गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, असर्शन गिवन है कि अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आपको बिल पे करनी थी रिपेयर की, आपने पे नहीं करा है, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे, क्या एंट्री होगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जब आप इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो इसे आप डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाओगे। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। जब जो पार्टनर की कैपिटल अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उससे आप उसके क्रेडिट साइड दिखाओगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी।
तो सारी चीजें क्लियर है। ये सारे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, है ना, ये सारे कुछ आपके एमसीक्यूज थे। ये सारे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ्स। ठीक है, आई थिंक कि आपको, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के डाउट को क्लियर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।